हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। सो इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है हमारा चल रहा है और पार्ट 5 कहेंगे आज, क्योंकि वीडियो का जो है पांचवा पार्ट आज डालने जा रहे हैं। और जो पांचवें पार्ट में हम पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इससे पहले की वीडियोज में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 773 से लेकर 1947 तक पढ़ी थी, और उसके बाद हमने जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक सारे आर्टिकल्स जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पढ़े थे, जो कि मैंने अपने नोट्स से आप लोगों को पढ़ाया था। तो आज जो है पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम इस वीडियो का और जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट 3 का मैंने आपको ऑलरेडी जो है हिंट दे दिया था कि पार्ट 3 में हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ेंगे, जो कि इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वीडियो जो है आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट आपकी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएंगी कि आपके पास क्या क्या पावर्स हैं। देखिए, क्या क्या पावर्स जो है एक इंडियन सिटीजनशिप जिनके पास है उनके पास है, वो पूरा का पूरा जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इंडियन हैं और क्या क्या पावर्स आपके पास हैं, क्या क्या अधिकार हैं आपके, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिया ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूएसए से अडॉप्ट करा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। अब आर्टिकल 12 की बात करें अगर, तो आर्टिकल 12 जो है डिफाइन करता है स्टेट को। तो यहाँ पे स्टेट मत समझिए कि जैसे जे&के थी, पंजाब है, वैसा नहीं। यूएन की स्टेट, और यूएन की स्टेट यानी कंट्री, तो यहाँ पे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है आपका आर्टिकल 12, इतना ध्यान रखेंगे। और सारी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि लॉ मेकिंग बॉडीज जो है अलग होती हैं, और साथ ही में इंप्लीमेंटिंग बॉडीज जो हैं वो भी अलग रहती हैं। लॉ मेकिंग बॉडीज में जो है हमारे पार्लियामेंट आते हैं, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर आता है, हमारा लोकल अथॉरिटीज आता है, हमारे पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं, जो सारी की सारी लॉ मेकिंग में आती हैं। और इंप्लीमेंटिंग में जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों की दोनों इंप्लीमेंटिंग में आती हैं। यानी लॉ जो है वो सेंटर में पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट में जो है आपको जे बनाते हैं, जिनके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और इंप्लीमेंट कौन करता है, वो करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट करती है बाय द कंसेंट ऑफ सेंटर। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 13, क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर 35 जो है आपकी पावर्स जो है दर्शाता है, जो कि मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। आर्टिकल 13 की बात करें, जुडिशियल रिव्यू के लिए जो है आर्टिकल 13 जाना जाता है। इसमें क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम पावर रखता है, जो कि यानी सबसे ज्यादा पावरफुल जो है सुप्रीम कोर्ट है। और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, वो आता है आर्टिकल 13 ऑफ पार्ट 3, याद रखिए, कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट बात करते हैं नल। अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी को नल एंड वॉइड कर लेता है, तो इसका मतलब जो वो रहता है कि वो जो लॉ जो आप लोगों ने बनाया है पास करने के लिए, क्योंकि लॉ पास मेकिंग बॉडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, अगर उस पर्टिकुलर लॉ को सुप्रीम जो है नल एंड वॉइड कर लेता है, तो इसका मतलब ये रहता है कि वो लॉ जो है वो पास नहीं हुआ है। और अगर उसको वैलिड कर देता है, तो इसका मतलब ये रहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ को पास कर लेता है, तो वो लॉ जो है वैलिड हो जाता है। अगर उसको रिजेक्ट कर देता है, तो वो लॉ जो है आपका नल एंड वॉइड हो जाता है। और फंडामेंटल राइट्स को जो है मगना कर्ता भी कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए, एक नंबर का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मगना कर्ता किसे कहा जाता है, या फिर फंडामेंटल राइट का दूसरा नाम क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं अपने 6 फंडामेंटल राइट्स पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक नंबर का क्वेश्चन जो है 100% जो है यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम्स में। और इन लॉज को जो है आपने सिर्फ क्वेश्चंस के लिए नहीं पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं पढ़ना है, इस लॉज को आपने अपनी पावर्स जानने के लिए भी पढ़ना है कि क्या क्या पावर्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों के पास। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले जो है इंडियन फंडामेंटल राइट में आता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको अभी हटा दिया गया है। और लीगल राइट है ये 44th अमेंडमेंट 1978 में जो है इसको डाला गया है। तो 6 फंडामेंटल राइट जो है अब हमारे पास बच जाते हैं। पहले की अगर बात करें, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हम हमेशा पढ़ते थे कि हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हैं। आपको अगर याद हो तो 7 फंडामेंटल राइट कैसे थे, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी जो है आता था, जिसको जो है अब जो है फंडामेंटल राइट पे नहीं आता है। इसको जो है लीगल राइट तो रखा गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 6 फंडामेंटल राइट हमारे पास जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है राइट टू इक्वेलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक रहता है। सेकंड आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक रहता है। थर्ड हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, जो कि हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 रहता है। उसी के बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 रहता है। आर्टिकल
कल्चर एंड एजुकेशन राइट जो है हमारा फिफ्थ फंडामेंटल राइट है, जो कि 29 एंड 30 में रहता है। और उसी के अकॉर्डिंगली सिक्स्थ जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो कि 32 से लेकर 35 तक रहता है। इन तमाम आर्टिकल्स को जो है आज हम इन वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और आपके राइट्स क्या हैं वो आपको इन आर्टिकल के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 14, जो कि हमारा है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में अगर हम डिस्कस करें तो इसका मतलब रहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सभी जो है वो बराबर है किसी भी कानून से पहले। तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश लॉ यहाँ से लिया गया है, और इक्वालिटी प्रोटेक्शन बाय लॉ जो है, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ जो है वो अमेरिकन कंसेप्ट है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो 14 आर्टिकल में आपको सिंपली याद रखना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो आर्टिकल 14 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के। आर्टिकल 15 की अगर बात करें, आर्टिकल 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है कास्टिज्म पे नहीं होनी चाहिए, किसी के सेक्स से नहीं होनी चाहिए, किसी के प्लेस ऑफ बर्थ से जो है नहीं होनी चाहिए। यानी आप जो है अगर सपोज करिए आपका बर्थ जो है तमिलनाडु में हुआ है और किसी का बर्थ जो है जम्मू में हुआ है, तो इन दोनों के बीच जो है इनके बर्थ के अकॉर्डिंगली यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ को देखकर कोई भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल 15 में आता है। आर्टिकल 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक इन्वायरमेंट नॉट इन केस ऑफ रिजर्वेशन। तो अगर आपने मेरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया था कि पहले जो है सिविल सर्विसेज के लिए यानी बड़ी बड़ी पदों के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही जो नागरिक थे वो अप्लाई कर सकते थे, इंडियन नागरिक जो थे वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो यहाँ उसके बाद ओपन कंपटीशन आया, जो कि मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। तो अब यहाँ पे क्या रहता है, आर्टिकल 15 बताता है कि किसी भी कैटेगरी या किसी भी कास्ट को देखते हुए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज जो है वो इक्वालिटी सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। उसी के साथ में आर्टिकल 17 की बात करें, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो यानी छूट छाट के लिए जो है कोई भी एबोलिशन जो है नहीं होना चाहिए। एबोलिशन इन ऑफ टाइटल्स जो है वो आपका आर्टिकल 18 में आता है। उसी के साथ राइट टू फ्रीडम जो है हमारा 19 से 22 आता है, जिस तरह से मैंने आपको बिगिनिंग में बता दिया था। आर्टिकल 19 की बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री के अगेंस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो है आपको कभी भी आजादी नहीं जाती कि आप जो है एंटी गवर्नमेंट बोले या एंटी नेशनल बोले। तो ऐसी कोई भी आजादी जो है आपको नहीं दी गई है। कभी भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19 को देख के कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट या फिर अपनी कंट्री के अगेंस्ट जो है कुछ भी नहीं बोलना है। हम लोगों को नहीं बोलना, उस चीज की कोई भी आजादी जो है हमें नहीं दी गई है। बट राइट टू फ्रीडम जो है माफ कीजिए, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपके पास है, आप किसी और विषय में जो है बात कर सकते हैं, कोई भी आपको जो है नहीं रोकेगा। उसी के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशंस, असेंबली, पीसफुल जो है सारे के सारे जो है आपके पास राइट्स हैं। आप कभी भी कहीं पे भी जो है कुछ भी बोल सकते हैं, बट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्री को छोड़कर। उसके साथ में आर्टिकल 20 की अगर बात करें तो आर्टिकल 20 में बताया गया है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी कि अगर आप जो है कोई जुर्म जो है कर देते हैं, यानी अगर आप कुछ गलत काम कर देते हैं तो उसकी पुनिशमेंट जो है आपको एक ही बार दी जाएगी, बार बार नहीं दी जाएगी। सपोज करिए एक आदमी है, वो कोई जो है गलती से किसी को मार देता है, ठीक है, सपोज किसी को मार देता है गलती से, तो उसको जो पुनिशमेंट है वो एक ही बार देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पुनिशमेंट काट कर आया तो उसको फिर से जो है आप पुनिशमेंट दे दें, तो एक ही बार जो है पुनिशमेंट दी जाएगी। वो अंडर आर्टिकल 20 में आता है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि नो एक्सपोर्ट फैक्टो, यानी जब क्राइम किया है तभी सजा मिलेगी, बिना क्राइम किए किसी को सजा नहीं देनी है। उसी के साथ में नो डबल जियोपॉर्डी, यानी एक बार ही सजा दी जाएगी, दो बार जो है किसी को सजा नहीं दी जाएगी उसकी गलती की। आर्टिकल 21 की बात करें, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 पे आता है। उसी के साथ में आर्टिकल 21A जो है वो न्यूली ऐड किया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जिसमें बताया गया है कि राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, 6 से 14 साल एलिमेंट्री एजुकेशन जो है चिल्ड्रंस को देनी है, वो आपके आर्टिकल 21A पे आया है। और आर्टिकल 21A जो है आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 का है, उस पे आया। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जाता है। उसके साथ में बात करें आर्टिकल 22 की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो आप जो है अरेस्ट होने से बच सकते हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने अगर आप पहले पेश हो जाते हैं तो आप जो है अपने लिए एंटीसिपेटरी बेल जो जिसे हम कहते हैं वो ले सकते हैं। वो आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। उसी के साथ में राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 में आता है। आर्टिकल 23 में जो है बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर जो है आप नहीं कर सकते। उसी के बाद आर्टिकल 24 में बताया गया प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप उनको फैक्ट्रीज में काम के लिए नहीं लगा सकते, वो आर्टिकल 24 में आता है। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के लिए जो है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 जो है आते हैं, कुल मिला के 4 आर्टिकल्स आते हैं। 25 आर्टिकल में बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ
कोसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो आप जो है अपने रिलीजन का प्रचार जो है कर सकते हैं, वो आर्टिकल 25 में आता है। 26 की अगर बात करें, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने रिलीजन, अपने धर्म के जो भी मामले हैं वो आप खुद जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है मैनेज कर सकते हैं, वो आर्टिकल 26 में आता है। आर्टिकल 27 बताता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ रिलीजन। तो कोई भी रिलीजियस अगर कोई चीज है, कुछ भी रिलीजियस प्लेस है, उसका कोई भी जो है उसके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा, वो आपके आर्टिकल 27 में आते हैं। आर्टिकल 28 की अगर बात करें, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए जो है कोई भी फ्री जो है आपको प्रोहिबिशन नहीं है, आपको आजादी है। आप अगर सपोज करिए हिंदुइज्म की बात करें तो आप जो है किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, सत्संग में, जगराता में, कुछ भी रहता है, जागरण वगैरह, उस पर जा सकते हैं। तो आपके पास जो है आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंगली आजादी है। उसी के साथ में अगर आप जो है किसी और जो है रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अगर आप जो सिख हैं तो आप जो है गुरुद्वारे में जा सकते हैं किसी भी समय पे। उसी के साथ में अगर आप जो है मुस्लिम हैं तो आप जो है मस्जिद वगैरह में जो है फ्रीली जा सकते हैं, जिसके लिए कोई भी आपको जो है नहीं रोकेगा। आर्टिकल 28 जो है आपको ये राइट देता है। उसी के साथ में कल्चर एंड एजुकेशन राइट जो है वो आर्टिकल 29 एंड 30 में आता है। आर्टिकल 29 की अगर बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज जो है वो आर्टिकल 29 में आता है, जिसमें हम अपने कल्चर को जो है बचा सकते हैं। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ में आर्टिकल 30 की बात करेंगे, इसमें बताया गया है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो है आर्टिकल 30 में बताया गया है। इससे पहले आर्टिकल 21A मैंने आपको पढ़ाया है, जिसपे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई, बट यहाँ पे जो है माइनॉरिटीज की एजुकेशन की जो है बात की गई है, वो आर्टिकल 30 में आता है। उसके साथ में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो है आपकी आर्टिकल 32 रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपको लगे कि आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक अगर आपका कुछ वायलेशन हो रहा है, कोई भी आपका आर्टिकल वायलेशन हो रहा है, तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट, और जो आपकी वायलेशन हो रही है उसके अगेंस्ट बता सकते हैं। और इस चीज का राइट जो है आपको आर्टिकल 32 देता है। यानी आपका जो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है कहीं पे भी जो है आपको लग रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है मेरा सही से नहीं, यहाँ पे सही से नहीं चल पा रहा है, तो आप जो है कोर्ट का जो है सहारा ले सकते हैं। बाय गोइंग टू द कोर्ट यू हैव द राइट अंडर आर्टिकल 32, जिससे आप जो है अपने 5 फंडामेंटल राइट जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा जो है बताए गए थे। इसी के साथ में 5 राइट्स जो है यहाँ पे फिलहाल ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब डायरेक्टली बात करते हैं हम अपने पार्ट 4A के, जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आई है। हालांकि DPSP जो है वो पार्ट 4 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा क्योंकि पूरा जो है इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो 4A पार्ट जो है हम पढ़ लेते हैं, जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज रहता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट में जो है ऐड किया गया था, जो कि 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। इसमें काफी चेंजेस हुई हैं, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट के लिए एक पूरी वीडियो जो है अलग से लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है हमने यूएसए से लिए थे, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली हैं, उसके बाद DPSP कहां से लिया है, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली इनसे पूछा जाता है कि कौन सी चीज हमने कहां से बोरो करी है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने USSR यानी रशिया से जो है वो लिए फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट हुई थी उस समय जो है कांग्रेस का राज था, और पीरियड जो था वो इंदिरा गांधी का था। उस समय में जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड किया था। काफी ज्यादा अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट में हुई है, इसीलिए उसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्दर आगे। कुल मिला के 11 ड्यूटीज जो है हमारे पास हैं। 10 ड्यूटीज जो थी वो पहले थी, उसके बाद एक ड्यूटी को जो है ऐड किया गया है, जो कि आपकी राइट टू एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन। फंडामेंटल राइट 21A पे आती है, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं फिर से रिपीट इसलिए करता हूँ सो डेट आपको फिर से जो है रिमाइंड हो जाए। और राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन से अमेंडमेंट में आया था? 86th अमेंडमेंट एक्ट में आया था, जो कि 2002 को हुआ था, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारी। सबसे पहली ड्यूटी है रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो है रिस्पेक्ट करनी है, इस चीज का ध्यान रखें। उसमें हमारे नेशनल फ्लैग आता है, नेशनल एंथम आता है। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारी वो है नोबल आइडियाज को जो है हमें फॉलो करना है, फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे थे उनके नोबल आइडियाज को। थर्ड जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं वो है
प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट जो है पहले, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी पहले 10 थी, उसके बाद एक जो है नई ऐड की गई, टोटल जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुकी हैं। बात करते हैं फोर्थ, क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। तो हमें अपनी कंट्री को बचाना भी है, और जब हमारी कंट्री को हमारी जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वी हैव टू बी रेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर कंट्री। बात करें फिफ्थ की, टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड एस्टेब्लिश द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। तो यहाँ पे जो है भाईचारे को भी बना के रखना है, इसका ध्यान रखेंगे। सिक्स्थ अगर ड्यूटी की बात करें, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो रिच हेरिटेज जो है हमारे इंडिया का, उसका भी ध्यान रखना है। जितने भी जीव जंतु हैं सभी का जो है हमें ध्यान रखना है। उसके साथ में सेवंथ में बताया गया है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को भी हमें जो है बचाकर रखना है, वो कि आपके सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी में बताया गया है। एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो फंडामेंटल राइट 19 की, अगर फंडामेंटल ड्यूटी 19 की बात करें अगर हम, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, जो है हमारा 9th में आता है। 10th की बात करें, टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो है हमारे 10th में आता है। और 11th की बात करें, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन टू एलिमेंट्री, यानी एलिमेंट्री लेवल तक रखनी है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। एलिमेंट्री लेवल तक जो है एजुकेशन देनी है, यानी 6 से 14 साल के बच्चे को। और ये किस एक्ट में आया था, 86 अमेंडमेंट एक्ट में आया था 2002 के। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो फंडामेंटल राइट से तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, बट यहाँ पे क्या पूछेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से राइज होगा। मैं डीपली इसको जो है सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन राइज होगा, पूछा जाएगा। लास्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कौन सी थी, तो वो आपकी राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन थी, फ्री एजुकेशन। और ये किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली डाली गई, 86 अमेंडमेंट 2002 के अकॉर्डिंगली जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज में इसको डाला गया है। पहले कितनी ड्यूटीज थी, 10 थी, अब कितनी हो गई है, 11। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, सो इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। इससे आगे जो है हम पार्ट 4 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज बाकी जो डीपीएसपी के बारे में जो है पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और उसके बाद हम जो है पार्ट 5 जो कि आपका यूनियन एंड स्टेट्स रहेगा, उसको स्टार्ट करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सेशन जो है हमारा कंटिन्यूली चल रहा है, एक वीडियो आपको मॉर्निंग में, एक वीडियो जो है आपको इवनिंग में देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल मत स्किप करिए, अदरवाइज बाद में जो है आप लोगों को बर्डन आ जाएगा। अगर आप जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट हैं, अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट हैं, आप किसी भी एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हैं, चाहे वो जेकेएसएसबी का हो, एसएससी का हो या फिर पीएससी का हो, टॉपिक की बात करूं तो अगर कोई भी वीडियो अगर आप सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, तो आपके लिए जो है बर्डन बन जाएगा, क्योंकि डेली जो है मॉर्निंग इवनिंग में आपको वीडियोस जो है अब आने स्टार्ट हो जाएंगे, और सेशंस जो है हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।